हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ मीन्स 450 प्लस। आज हम लोग पेमेंट्स बैंक इन इंडिया इसके बारे में जानेंगे। आप समझ गए होंगे कि क्यों इसको देख रहे हैं हम, क्योंकि पेटीएम बैंक का कुछ इशू हुआ है जो काफी दिन से न्यूज में चल रहा है। इस इशू को भी शॉर्ट में समझ लेंगे, बट अगेन डायरेक्टली कभी आपको पेटीएम पर क्वेश्चन नहीं आएगा कि पेटीएम का इशू क्या रहा है। ओवरऑल अगर आपको मीन्स में पूछा जाएगा तो दे विल आस्क यू अबाउट दी फीचर्स ऑफ पेमेंट बैंक, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, एलिजिबिलिटी एंड ऑल। ओके, और उससे भी ज्यादा इनके सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ी हमें पेटीएम बैंक्स की, सॉरी पेटीएम नहीं, पेमेंट्स बैंक की। और इसके अलावा इनमें चैलेंजेस क्या आ रहे हैं इनकी फंक्शनिंग में, क्योंकि काफ़ी लॉस में जा रहे हैं। ओवर 500 करोड़ से ज़्यादा का लॉस इन्होंने शो किया है। उसके अलावा फिर इसमें क्या कोर्स करेक्शन करने की ज़रूरत है हमें। ओके, दीज शुड बी द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन जो आपसे मेंस में पूछा जाएगा। पेटीएम का इशू सिर्फ एक रेफरेंस के लिए दिया जा सकता है, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा कि यहाँ पर इशू हुआ क्या एग्जैक्टली पेटीएम में और उसमें रिस्ट्रिक्शंस क्या लगाई हैं। पहला और रीजंस कि क्यों लगाई गई हैं वो रिस्ट्रिक्शंस, और दूसरा कि रेस्ट्रिक्शंस एग्जैक्टली लगाई क्या गई हैं। ठीक है, ये दो चीजें जान लीजिए पेटीएम में, उतना काफी है। और यहाँ पर कि हमें इनके क्वालिफिकेशंस क्या होते हैं, इनके सिग्निफिकेंस, चैलेंजेस एंड करेक्शंस इनमें। ठीक है, तो पहले ओवरऑल पेमेंट बैंक को समझ लें, उसके बाद पेटीएम पे आते हैं। और यू वांट टू डू मी रिवर्स। ओके, चलिए पहले पेटीएम बैंक को का इशू जान लेते हैं कि आखिर ये पेटीएम में हुआ क्या है। मैंने इसको न्यूज़पेपर में आपको अवॉइड करवाया बार बार, बिकॉज मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा था और मैं उसको आप पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ डिस्कस करना चाहता था। और एक तो चलिए शुरू करते हैं, पहले इस इशू को जान लेते हैं कि आखिर इसमें हुआ क्या है। ओके, नाउ पहले की बैंक पे रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या लगाई गई हैं। तो जी यहाँ पर आरबीआई ने रीजन दिए कि देखिए, सबसे पहले आपने नॉन केवाईसी कंप्लायंस अकाउंट खोल रखे हैं बहुत सारे। ओके, अराउंड लैक ऑफ सच अकाउंट्स जो केवाईसी नॉर्म्स को फुलफिल नहीं करते हैं, इस तरह के अकाउंट्स आपने ओपन कर रखे हैं। ठीक है, तो पहले तो आपने आरबीआई की जो डायरेक्शंस होती हैं, सॉरी, आरबीआई की जो डायरेक्शंस होती हैं उन्हीं को वायलेट किया है। ठीक है, उसके बाद सेकंड इज कि आपने सिंगल पैन कार्ड पर मल्टीपल अकाउंट्स खोल रखे हैं। सिंगल पैन कार्ड वॉज यूज टू ओपन मल्टीपल अकाउंट्स। जी, और थोड़े बहुत नहीं, थाउजेंड्स ऑफ केसेस में इस तरह की चीजें देखी गई हैं। थर्ड, आरबीआई का कंसर्न है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए इस तरीके की चीजें आप कर रहे हो। पहला, आपने नॉन केवाईसी कंप्लायंट अकाउंट खोल रखे हैं, और दूसरा अभी अगले पॉइंट पे हम जो आएंगे कि काफी सारे डॉर्मेंट अकाउंट्स भी हैं, और थोड़े बहुत नहीं, अराउंड पेटीएम बैंक के पास 35 करोड़ अकाउंट्स हैं, जिसमें से 31 करोड़ अकाउंट डॉर्मेंट पड़े हुए हैं, यानी उनमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है। ओके, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग के कंसर्न्स भी इसमें आ जाते हैं। राइट, नेक्स्ट इज हाई नंबर ऑफ डॉर्मेंट अकाउंट्स। अगर ये फैक्ट याद रख सके तो रख लेना, 35 करोड़ में से 31 करोड़ अकाउंट्स आर डॉर्मेंट, और जो कि बहुत ज्यादा होता है। ठीक है? ये डिजिटल फ्रॉड वगैरह कमिट करने के लिए आप यूज कर रहे हो। नेक्स्ट कंसर्न काफी जेन्युइन है यहाँ पर आरबीआई का, जो कि है विद रिस्पेक्ट टू डेटा प्राइवेसी। क्योंकि पेटीएम बैंक को कुछ टाइम पहले इसके कुछ परसेंट, आई थिंक 67 समथिंग परसेंट शेयर खरीद लिए थे एक कंपनी ने, जिसका नाम है 197, 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। नहीं, इसने इसकी जब से शेयर्स खरीदे थे, तब से यहाँ पर आ रहा है कि इसकी जो पेरेंट एंटिटी है वो इसका देख रही है पूरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट। ओके, सो ऑब्वियसली देयर इज सम कंसर्न विद रिस्पेक्ट टू प्राइवेसी, क्योंकि इसी 197 कंपनी की जो मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है वो एक चाइनीज कंपनी के पास है। यानी कि आप कह सकते हो कि ये जो 197 है, ये अल्टीमेटली इट इज कंट्रोल्ड बाय सब्सिडरी ऑफ अलीबाबा, जो कि चाइना की ई कॉमर्स कंपनी है बहुत बड़ी। और एक नेक्स्ट इज कि इसने जो कंप्लायंस सबमिशन भी सबमिट किए थे वो फॉल्स थे। ओके, फॉल्स कंप्लायंस सबमिशन। ओके, काफी इनकम्प्लीट मिले हैं वो आरबीआई को। और लेट्स सो दीज वर 5-6 रीजंस, जो अगर वैसे नहीं, मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी आपसे ये सब पूछेगा, बट एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट आपको ये अवेयरनेस होनी चाहिए। Okay? अगर सारे पॉइंट याद ना भी रख पाओ तो एटलीस्ट मेक श्योर
कि नॉन केवाईसी कंप्लायंस वाला पॉइंट आपको याद होना चाहिए। डोरमेंट अकाउंट बहुत ज्यादा हो रहे हैं, उसी की वजह से मनी लॉन्ड्रिंग के कंसर्न्स आ रहे हैं। और डेटा प्राइवेसी का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो कंट्रोल हो रही है बाया दैट अलीबाबा कंपनी फ्रॉम चाइना। ओके, उसके अलावा बाकी दो भी कोई ज्यादा टफ नहीं है। सिंगल पैन कार्ड पर मल्टीपल अकाउंट खोल दिए हैं एंड फॉल्स कंप्लायंस सबमिशन किया है उन्होंने। ओके, अब आरबीआई ने इस पे क्या एक्शन लिए हैं तो वो भी जान लेते हैं। आरबीआई एक्शंस, इसके बाद हम लोग आएंगे पूरा ये जो पेमेंट्स बैंक हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। ओके, यहाँ पे आरबीआई ने कहा है कि आप कोई भी इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, आप पे रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। और ये रिस्ट्रिक्शन लागू हो जाएगी विद इफेक्ट फ्रॉम February 29, 2024। तो मे भी शायद इनडायरेक्टली आरबीआई ने टाइम दिया है सफिशिएंट कि अभी भी आप अपने कंप्लायंस अगर सुधार लो तो शायद ठीक हो जाए चीजें। ओके, तो यहाँ पर कंडीशंस क्या लगाई गई हैं दैट दिस पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड, ये न्यू डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आप देखिए, न्यू डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता, टॉपअप भी नहीं कर सकता, यानी कि इसका वॉलेट जो होता है, ठीक है, एक तो पेटीएम हमें क्या क्या सर्विस देता है, पेटीएम पेमेंट बैंक की सर्विसेज भी देता है, उस पे भी हम अपने पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर सीधे इसका जो वॉलेट है उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर इसकी ऐप को यूज करके हम सीधे यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, ये तीन सर्विस देता है, तो ये सब बार कर दी जाएंगी, अब आप नहीं कर सकते। ओके, उसी तरीके से इसके जो अकाउंट्स हैं विच आर लिंक टू दैट 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, ओके, उनको भी टर्मिनेट कर दिया जाएगा। टर्मिनेशन ऑफ अकाउंट्स लिंक्ड टू 197, राइट, ये कुछ स्टेप्स लिए हैं आरबीआई ने जिसकी वजह से अब पेटीएम को दिक्कत होगी। देखिए 1, 2 एंड 3। बस न्यूज़पेपर में बार बार आर्टिकल सिर्फ इन्हीं 8-10 पॉइंट्स को लेकर आ रहा है, तो वो रोज रोज न्यूज़पेपर में टाइम वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता, राइट। 5 मिनट की चीजें जानो खत्म करो, क्लियर। तो चलिए, यहाँ पर हमने पेटीएम का इशू जान लिया। अब हम लोग आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक ऑफ द डे कि आखिर पेमेंट्स बैंक ये सब फंक्शन किस तरीके से करते हैं, क्यों बनाए गए, क्या गोल था, ठीक है, जो कि आपको अल्टीमेटली मेंस में जिस तरीके से टॉपिक मिलेगा। ऑलराइट, नाउ पेमेंट्स बैंक की शुरुआत कहां से होती है। पेमेंट्स बैंक इन इंडिया, पहले देखिए एक बात समझ लीजिए कि आरबीआई जो है उसके क्लासिफिकेशन में अगर हम जाएंगे ना तो हमें दो तरह के बैंक्स मिलते हैं। एक होते हैं यूनिवर्सल बैंक्स, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वगैरह। अभी ये बैंकिंग टॉपिक मैं आपको इस वीक कराऊंगा जो प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज है उसमें, तो वहां और क्लियर हो जाएगा। बट अभी के लिए जान लीजिए कि एक होते हैं यूनिवर्सल बैंक्स लाइक एसबीआई वगैरह, जो हर तरह की सर्विस ऑफर करते हैं आपको। वो लोन भी देंगे, वो आपसे डिपॉजिट भी लेंगे, वो और भी जो सर्विसेज देनी है सब देंगे। दूसरे होते हैं डिफरेंशियल बैंक। डिफरेंशियल बैंक यानी कि ये इन यूनिवर्सल बैंक जितनी सर्विसेज नहीं दे सकते, इन पे कुछ रिस्ट्रिक्शन रहती है और इन पर नॉर्म्स भी कुछ अलग बनाए जा सकते हैं जो अभी हम देखेंगे यहाँ पर। तो इन्हीं डिफरेंशियल बैंक्स में एक अलग टाइप का एक कैटेगरी है दैट इज पेमेंट बैंक। राइट, तो डिफरेंशियल बैंक के अंडर में आते हैं ये पेमेंट्स, और भी आते हैं डिफरेंशियल बैंक के अंडर में, वो सब हम रिवीजन लेक्चर में देखेंगे। बट अभी के लिए समझिए कि यूनिवर्सल बैंक से ये अलग होते हैं, ठीक है, ये डिफरेंशियल बैंक की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर, चलिए। तो अगर बैकग्राउंड में जाएं हम लोग इसके, तो आरबीआई ने एक कमेटी बनाई थी बहुत पहले अराउंड 2014 के आसपास, विच वाज नोन एज नचिकेत मोर कमेटी। नचिकेत मोर कमेटी। अब इमेजिन कीजिए कि एक विलेज है, वहां पर एसबीआई या पंजाब नेशनल बैंक, क्या वो बैंक खोलेंगे जहां पर मान लो पॉपुलेशन भी बहुत कम है, लोगों में बैंकिंग सर्विसेज लेने की जो टेम्पटेशन है वो भी बहुत कम है, वो लोग, उनकी इनकम ही इतनी कम होती, तो शायद वहां पर कोई बैंक अपनी ब्रांच खोलने में इंटरेस्ट नहीं लेगा, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं हो पाता था। ठीक है, तो नचिकेत मोर ने कहा कि हमें कुछ ऐसे बैंक बनाने चाहिए जो स्मॉल स्केल पर ऑपरेट करें। ये इनका एक रिकमेंडेशन आया कि स्मॉल स्केल पर ऑपरेट करने वाले बैंक्स की हमें जरूरत है, जिसमें क्रेडिट रिस्क भी मिनिमल हो। नो, तो अब बात यहाँ पे आती है सीधे सीधे कि हम फाइनेंशियल इंक्लूजन हमें बढ़ाना है। जैसे आप रिक्शा वालों को देखते हो, जनरली वो पूरा महीना अपना करते रहते हैं काम। आजकल तो चलो पेटीएम आ गया, उसके पहले क्या है, कैश में ही लेते थे और वो
पूरे महीने का इकट्ठा करते थे अपने पास, जो भी 20-30 हज़ार रुपए वो कमा लें, और उसके बाद फिर वो गांव लेकर जाते थे अपने प्रॉपर उस कैश को। ठीक है, तो ऐसे माइग्रेंट लेबरर्स, वर्कर्स, रिक्शा पुलर्स, इनको ट्रेडिशनल बैंक की फैसिलिटीज नहीं मिल पाती थी इतना इजिली। ऑलराइट, तो यहाँ पर लाया गया कुछ इस तरह का सिस्टम कि हम ये जो छोटे लो इनकम लोग हैं, इनको भी फाइनेंशियल इंक्लूजन इनका प्रमोट कर सकें, राइट। सो जो मेन गोल था पेमेंट बैंक का, वो था फाइनेंशियल इंक्लूजन। ओके, और उसमें भी फोकस उन पे करना है जो अनकवर्ड लोग हैं, दी अनकवर्ड मासेस लाइक माइग्रेंट लेबरर्स। ठीक है, लो लो इनकम हाउस होल्ड्स वगैरह। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिल्ली वगैरह में कुछ लड़कियां आती हैं झारखंड बिहार से, एज अ मेड वर्क करती हैं घर में, एज अ कुक वर्क करती हैं, राइट। इन लोगों को टारगेट करने का मेन फोकस था। अरे, लीगल प्रोविजन, तो अब बैंक ने इसके लिए ऑब्वियसली लीगल नॉर्म्स बनाए होंगे कुछ। तो सबसे पहले आपको अपने आप को रजिस्टर करना होगा एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। और ये किस एक्ट के अंडर में रजिस्टर करेंगे? ऑब्वियसली कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है? लेकिन रजिस्टर आपने कर लिया, बट लाइसेंस कहां से मिलेगा? लाइसेंस आपको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर ही लेना पड़ेगा आरबीआई से। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ओके, लाइसेंस इसी इसी के अंडर मिलता है, और सभी बैंकों को इसी के अंडर में लाइसेंस मिलता है। और इसके बाद जो इन पे पूरे रेगुलेशन होंगे, जैसे अगर इन पे मान लो सीआरआर नॉर्म्स लगने हैं, तो प्रीलिम्स रिवीजन सिस्टम मैंने आपको बताया है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर में लगते हैं एसएलआर नॉर्म्स, और सीआरआर लगते हैं आरबीआई एक्ट 1934 में। ये आरबीआई एक्ट 1934 में। ठीक है, अब क्योंकि ये सर्विस ऑफर कर रहे हैं, तो हमेशा एक डर रहता है कि ये लोग मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह इस तरह की चीजों में ना आ जाएं। ठीक है, तो इसीलिए इन पर फेमा के भी रेगुलेशन लगते हैं। ओके, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ये आजकल तो सारे पॉलिटिशियन इसी में अरेस्ट हुए जा रहे हैं। इसके अलावा क्योंकि पेमेंट सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, तो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। देखिए, तो इतने सारे लीगल लॉस में ये कवर होते हैं। प्रीलिम्स में कई बार डायरेक्टली भी पूछ लिए जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, क्या क्या इन पे लागू होता है, तो प्लीज जरा ध्यान से देख लीजिए एक बार। ओके, ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर में क्या लगेगा? इन पर एसएलआर लग जाएगा। आरबीआई एक्ट के अंडर में इन पे क्या लगेगा? सीआरआर लग जाएगा। लाइसेंस लेना है तो वो बैंकिंग रेगुलेशन के अंडर मिलेगा। ओवरऑल रेगुलेशन की बात है तो वो आरबीआई एक्ट के अंडर में होगा, राइट। फेमा एक्ट लगेगा ताकि मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीजें ना हो। पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, क्योंकि पेमेंट सर्विसेज ही आप दे रहे हो। और रजिस्टर आपको करना पड़ेगा एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013। ओके, तो लीगल नॉर्म समझ में आ गए। यहाँ पे हमने सारे लीगल प्रोविजंस देख लिए। ठीक है, अब देख लेते हैं इनकी क्वालिफिकेशन। अगर आपको लाइसेंस लेने जाना है तो आपको क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए? सबसे पहले आपके पास मिनिमम कैपिटल होनी चाहिए 100 करोड़ की। तो अब एयरटेल वाले हैं, जियो वाले हैं, इनके पास तो होगा ही, इतना तो कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए। ओके, फिर एक कंडीशन ये है कि पहले 5 साल, नो दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके, फर्स्ट 5 ईयर्स तक, फर्स्ट 5 ईयर जिसने भी, जो भी प्रमोटर्स हैं इन बैंक के, उन प्रमोटर्स को अपनी शेयर होल्डिंग 40% से ऊपर ही रखनी होगी, यानी कि नॉट लेस देन 40% शेयर होल्डिंग बाय द प्रमोटर्स। ठीक है, यानी कि पेटीएम का जो मेन ओनर होगा, जिसने ये बैंक शुरू किया है, उसको 40% जो शेयर्स हैं वो अपने पास ही रखने होंगे पहले 5 साल। उसके बाद चाहे तो कि मुझे और कैपिटल रेज करना है तो मैं दूसरों को भी इशू कर रहा हूं। ठीक है, फॉरेन शेयर होल्डिंग अलाउ की जा सकती है, हाँ की जा सकती है, तभी तो पेटीएम को खरीदा है ना चाइनीज ने। ठीक है, तो फॉरेन यानी कि एफडीआई अलाउ की जा सकती है, बट वो सेम नॉर्म्स लगेंगे जो एक प्राइवेट बैंक पर लगते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ओके, नाउ कुछ और फैक्ट्स इसके बारे में जानते हैं। जैसे अकाउंट किस टाइप के आप होल्ड कर सकते हो यहाँ पर। ठीक, पहली पहली इंपॉर्टेंट बात है कि ये सिर्फ सेविंग अकाउंट्स ओपन कर सकते हो आप यहाँ पर, सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट। आपको सेविंग अकाउंट करेंट अकाउंट कंसेप्ट क्लियर है ना? आई मीन सी, प्रीलिम्स वाले रिवीजन वीडियो में मैंने समझाया था, सेविंग अकाउंट यानी आपने जो पैसा रखा है सिर्फ उतना ही एक्सेस कर सकते हो। करेंट अकाउंट इज लाइक आपने एक लिमिट ओपन करवा ली है से 10 लाख रुपए की। ठीक है, जब जरूरत पड़े उसी में से निकालते रहना, और जब ना जरूरत हो तो उसी में वापस भर देना। ठीक है? मतलब वो आप एक बकेट जैसा होता है करेंट अकाउंट।
मैंने 10 लाख की लिमिट ले ली है, मुझे जरूरत होगी, मैंने इसमें 2 लाख निकाल लिए, तो मुझ पे वो 2 लाख पर ही ब्याज लगेगा बैंक से। ओके, दैट इज योर करेंट अकाउंट। जनरली बिजनेसमैन वगैरह होल्ड करते हैं, क्योंकि कभी बिजनेस में जरूरत पड़ गई तो उसी में से निकाल लिया, फिर जैसे इनकम आई तो वापस से डिपॉजिट भी कर दिया। ओके, तो यहाँ पर पेटीएम आपको सेविंग बैंक अकाउंट की सर्विस देगा, करेंट अकाउंट की सर्विस देगा, बट आप इसमें जो मैक्सिमम बैलेंस रख सकते हो अपने सेविंग अकाउंट में, मैक्सिमम बैलेंस, मैक्सिमम बैलेंस आपको अलाउ है सिर्फ 2 लाख रुपए तक। पहले जब बने थे बैंक तब 1 लाख लिमिट थी, बाद में बढ़ा के 2 लाख कर दी गई। ओके, एंड दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम एनआरआई, ये कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम एनआरआई। आप समझ सकते हो भाई, फॉरेन फंडिंग जैसा कुछ ऐसा वायलेशन ना हो इसलिए। ओके, सेकंड इज कि लैंडिंग पावर इनके पास नहीं है, नो लैंडिंग पावर, ये आपको लोन नहीं दे सकते। ठीक है, अब लैंडिंग पावर नहीं यानी आप समझ सकते हो कि आपको एटीएम सर्विस अगर दे रहे हैं तो ये डेबिट कार्ड आपको दे सकते हैं, यानी आपने जो पैसा रखा है वो यूज कर सकते हो, बट ये क्रेडिट कार्ड सर्विस नहीं दे सकते आपको, नो क्रेडिट कार्ड सर्विस, क्योंकि क्रेडिट क्रेडिट कार्ड भी एक तरह का लोन ही होता है। नो क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सर्विस जो होती है वो एक तरह का लोन ही हुआ ना। आपने जैसे आपने क्रेडिट कार्ड ले रखा है, आपने 40,000 रुपए खर्च कर लिए, ठीक है, मंथ एंड होगा उसके बाद जमा करवा देना, तो वो एक लोन ही हुआ एक तरह का। और लैंडिंग सर्विसेज ये लोग ऑफर नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली बात है कि क्रेडिट कार्ड भी इशू नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द फीचर। देन कम्स दी सीआरआर। तो सीआरआर आपको बिल्कुल मेंटेन करना पड़ेगा, जस्ट लाइक अदर बैंक्स, जो यूनिवर्सल बैंक करते हैं ना, जो भी होता है 4% या वेरी करता रहता है, इनको भी होल्ड करना पड़ेगा, यानी कि दे हैव टू मेंटेन दैट सीआरआर। उसी तरीके से एंड दे आल्सो हैव टू मेंटेन दी एसएलआर। सीआरआर आरबीआई एक्ट के अंडर में, एसएलआर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर में। ओके, अब इनके पास जितने टोटल डिपॉजिट आएंगे ना उसका 70%, टोटल डिपॉजिट का 75% जो पैसा आया है वो इनको एसएलआर में ही होल्ड करना पड़ेगा। ओके, यानी कि आप कह सकते हो कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होंगी, जी सैक या ट्रेजरी बिल, सिर्फ इन्हीं में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी या ट्रेजरी बिल आपको कितना इंटरेस्ट दे देंगे, 5%, 6%, और कितना देंगे, ठीक है, इससे ज्यादा तो रिटर्न दे नहीं सकते। अगर मान लो ये लैंडिंग पावर होती है इसके पास और ये लोन दे पाता लोगों को, तो ये चार्ज कर सकता था ना 8%, 10%, 12%, जैसे कमर्शियल बैंक करते हैं। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ट्रेजरी बिल, और ये ट्रेजरी बिल भी लेस देन 1 ईयर वाले, ठीक है, लेस देन 1 ईयर वाले, कोई लॉन्ग टर्म बिल भी नहीं है जिसपे अच्छा इंटरेस्ट आता रहेगा लॉन्ग टर्म, नो नो, शॉर्ट टर्म वाले हैं। ठीक है, तो मतलब आप सोच, एक चीज समझ में आ गई इन 2 पॉइंट से आपको, कि यहाँ पर जो इनकम का सोर्स है इन पेमेंट बैंक के लिए वो कम है, इसीलिए लॉस में जा रहे हैं ये। अभी आएंगे हम उस पॉइंट पे भी। ओके, राइट, 75% यहाँ चला गया, बच गया 25%। तो 25% से भी कोई खास इनकम नहीं हो सकती, क्योंकि ये 25% आपको किसी ना किसी कमर्शियल बैंक, जैसे से एसबीआई वगैरह, ठीक है, इन्हीं कमर्शियल बैंक के पास या तो करंट अकाउंट में रखना होगा या फिर इन्हीं के पास सेविंग अकाउंट में रखना होगा। ठीक है, तो यहां से भी कोई ज्यादा ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेंगे। अगर सपोज कि ये एसबीआई बैंक है, एसबीआई बैंक के पास अच्छा खासा पैसा पड़ा हुआ है अभी, और अगर ये कहे कि यार मुझे अपना 25% रुपीस आपके पास जमा करने, एसबीआई कहेगा करना है कर दो, लेकिन मैं आपको सिर्फ 4% ही दूंगा। ठीक है, तो उसका तो हो गया ना लॉस, फिर वो उसकी इनकम क्या हुई पेमेंट। उसी तरीके से अगर कल को एसबीआई के पास बहुत डिमांड आ रही है लोन की, ठीक है, लोग उससे लोन डिमांड कर रहे हैं, इसका पैसे की कमी है, तो वो इन पेमेंट बैंक से कह सकता है कि चलिए मैं आपको 6% दे दूंगा, आप मुझे पैसे दे दीजिए अपने, ठीक है, ये 25% जो आपके पास सरप्लस पड़ा है ना, ये मुझे दे दीजिए। ओके, मैं इसको नीचे लोन में दे दूंगा 8, 10, 12% में, तो मुझे तो प्रॉफिट ही हो रहा है और आपको भी 6% मिल जाएगा। और ये तो इस तरीके की चीज होती है यहाँ पर। ठीक है, 75% एसएलआर में चला जाएगा, 25% कमर्शियल बैंक में चला जाएगा, या तो सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में, मगर डायरेक्ट लैंडिंग नहीं कर सकते ये लोग। ओके, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। डायरेक्ट लैंडिंग अलाउ होती तो ये प्रॉफिटेबल होते। इसके अलावा दे ऑल्सो लैक दी एनबीएफसी फंक्शन, एनबीएफसी टाइप के फंक्शन भी परफॉर्म नहीं कर सकते। एनबीएफसी फंक्शन, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, ये वो होती हैं, इनको रेगुलेट तो आरबीआई करता है, बट एनबीएफसी कंपनीज वो होती हैं जो एग्जैक्टली बैंक के फंक्शन नहीं कर रही हैं। ठीक है, बैंकिंग टाइप ये कर रही हैं, बट एग्जैक्टली जो बैंक की डेफिनेशन है उसमें फॉल नहीं होती हैं। ओके, तो यहां पर इस तरह की चीजें नहीं कर सकते। पहला, दे दे कैनॉट ओपन देयर सब्सिडरी,
पेटीएम बैंक अपनी सब्सिडरी ओपन नहीं कर सकता कहीं, ठीक है, कि हम नॉन बैंकिंग सर्विसेज देंगे, ठीक। हालांकि आरबीआई के अप्रूवल के बाद वो पार्टनरशिप में, किसी बैंक के साथ पार्टनरशिप में ये सर्विसेज दे सकते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स या कोई पेंशन प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं, ओके, या फिर कोई इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। अभी ये जो मेन हमारे कमर्शियल बैंक्स वगैरह ये देते हैं ना अलग अलग तरह के इंश्योरेंस प्रोडक्ट, ओके, पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड, कि आप यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, तो इनको ये अलाउ नहीं है पेटीएम। ये कर सकते हैं लेकिन सिर्फ पार्टनरशिप में, वो भी किसी कमर्शियल बैंक के साथ। आप उनके साथ पार्टनरशिप कर लीजिए, फिर आप उनके, यानी कि मैं एसबीआई के प्रोडक्ट्स, अगर मेरा पेटीएम है तो मैं एसबीआई के ही इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स अपने यहाँ पर बेच सकता हूँ, यानी मैं उसका पार्टनर या उसके एजेंट के तौर पे काम कर रहा हूँ। बट मुझे डायरेक्टली फंक्शन नहीं है कि मैं अपना खुद का कुछ इनोवेटिव इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च कर दूं, कि इस तरह की कंडीशंस के साथ हम इंश्योरेंस प्रोडक्ट निकालेंगे तो ज्यादा अच्छा बिकेगा, ठीक है, वो परमिशन इनके पास नहीं है, ओके। आगे चलते हैं। अब तो आपको ये फीचर्स सारी चीज समझ में आ गई, पेटीएम बैंक के जो भी फीचर्स वगैरह हैं, ठीक है। और अभी ऐसा नहीं है कि और नहीं है, और भी हैं, बट उतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। हमारा गोल क्या होता है, हमें एक 150-250 वर्ड का अच्छा आंसर लिखना है, ठीक है। तो हमारे पास सफिशिएंट पॉइंट्स हैं। अगर चीजों को लिखते जाएंगे तो वो तो फिर उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो सब कोचिंग की मैगजीन में कॉपी पेस्ट होता रहता है, ओके। बट आई आई जस्ट डोंट लाइक दोज थिंग्स, ठीक है। उसकी उसमें सिर्फ आपका वक्त ही बर्बाद किया जा रहा है। चलिए अब देख लेते हैं सिग्निफिकेंस, जो कि हमारे क्वेश्चन का सेकंड डायमेंशन हो सकता है, कि सिग्निफिकेंस। सबसे पहला तो इनका गोल जिसके लिए इनको लाया गया था, दैट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करना, राइट। सो दिस वाज द फर्स्ट सिग्निफिकेंस। किसको टारगेट कर रहे थे हम उन लोगों को कर रहे थे जो बैंकिंग सिस्टम से बाहर हैं, अनबैंक्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को हम टारगेट कर रहे थे, राइट। तो ये पहला पहला सिग्निफिकेंस था, ठीक है। इसमें आप खुद से लिख दीजिएगा, माइग्रेंट लेबरर्स, लो इनकम हाउस होल्ड, या मेड सर्विस टाइप के लोग, या स्मॉल स्केल एंटरप्राइज बहुत ही छोटे, ठीक है। दूसरा सिग्निफिकेंस था कि हमें जियोग्राफिकल रीच बढ़ानी थी बैंकिंग सिस्टम की, एक्सपेंडेड जियोग्राफिकल रीच ऑफ बैंकिंग सिस्टम। यार अगर हैंडराइटिंग खराब आती है ना तो उसके लिए सॉरी, बट आई होप कि इतनी तो ठीक है कि समझ में आ जाएगा आपको, ओके ना। अब जियोग्राफिकल रीच बढ़ाने के दो ही तरीके हैं, या तो आप वहां जाके फिजिकल ऑफिस खोल लीजिए, ठीक है, जो कि कई बार इतने बैकवर्ड एरियाज होते हैं कि कोई जाना पसंद नहीं करता, ठीक है, वहां पर आपको ढंग के वर्कर्स नहीं मिल पाते हैं, और बाहर से भेजो तो वो कंफर्टेबल नहीं है वहां रहने में। कई बार इलेक्ट्रिसिटी उतना अच्छा नहीं आ रहा है 24 आवर्स, या फिर इंटरनेट पेनिट्रेशन उतना अच्छा नहीं है। तो ये जियोग्राफिकल रीच बढ़ाने का फिर एक ही तरीका बचता है, बाय यूजिंग दी टेक्नोलॉजी, राइट। ताकि जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बैरियर्स हैं उनको ओवरकम किया जा सके। दूसरा कि ट्रेडिशनल बैंकिंग में एक कंसेप्ट ये चलता है कि आप मिनिमम बैलेंस होल्ड कीजिए, ओके। तो एटलीस्ट इन बैंक्स में ऐसा नहीं है, जीरो बैलेंस अकाउंट भी अलाउ है, ओके। कोई ऐसा मिनिमम बैलेंस जैसी रिक्वायरमेंट नहीं आती है यहाँ पर। तो हमें इसी तरह के बैंक खोलने थे कि जहां पर इस तरह की रिक्वायरमेंट ना हो, क्योंकि उस वजह से फिर क्या होता है, माइग्रेंट लेबर्स वगैरह जो होते हैं वो सोचते हैं यार मैं महीने के एंड में जाके कुछ पैसे भेजूंगा घर पे, मंथ एंड पे, बीच में मेरे अकाउंट में कुछ बैलेंस रहेगा नहीं, और फिर ये लोग जब मैं पैसे भेजूंगा तो उसमें 500 रुपए काट लेंगे कि आपने महीने भर कोई बैलेंस मेंटेन नहीं किया, राइट। तो इसलिए वो बैंकिंग सिस्टम से थोड़ा दूर ही रहते थे वो लोग, ओके। बट ये पेटीएम टाइप की चीजें हम लोग लेकर आए पेमेंट बैंक, तो उसके उसमें यही था। नेक्स्ट इज ये कॉम्प्लीमेंट करेंगे ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम को, कॉम्प्लीमेंट ट्रेडिशनल बैंक्स। कैसे? क्योंकि अब इनकी रीच उस एरियाज में भी है ना जहां पर ट्रेडिशनल बैंक नहीं है, तो एटलीस्ट ये लोग उनकी सर्विसेज सेल कर रहे हैं ना पार्टनरशिप में। जैसे कोई बहुत बैकवर्ड गांव है लेकिन वहां पे एक दो अच्छे लोग हैं, मतलब थोड़े जिनकी इनकम अच्छी है, तो वो लोग इस तरह की चीजें खरीदना चाहते हैं, पेंशन प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं, लेकिन एसबीआई वहां अपनी ब्रांच खोल के नहीं कर रहा है। तो ये पार्टनरशिप में, जैसे ये है भी पेटीएम जो है आपका, वो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑफर करता है अपने ऐप पे, आपने अगर देखा होगा कभी तो, ये पार्टनरशिप विद ट्रेडिशनल बैंक। तो हम इसमें एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हैं प्रॉपर, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट सोल्ड बाय पेटीएम, राइट। तो उसको कॉम्प्लीमेंट करता है उनकी सर्विसेज को। दूसरा कि चाहे लो वॉल्यूम के चीजें हो रही हैं यहाँ पे, ठीक है, छोटे छोटे अमाउंट में,
200, 400, 500, 1000, 10,000 इस टाइप की लो वैल्यू ट्रांजेक्शन, लो वैल्यू भले ही हो लेकिन वॉल्यूम हाई है। ओके, लो वैल्यू बट हाई वॉल्यूम ट्रांजेक्शंस, राइट। जैसे इवन आज तो वेजिटेबल वेंडर्स वेंडर से भी आप पेटीएम के थ्रू ले सकते हो, राइट। तो उसने इस चीज को और स्मूथ बनाया है। नेक्स्ट इज कि ये आपको कंपैरेटिवली हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं। इसमें आप जो पैसे पटक के रखते हो ना पेटीएम पेमेंट बैंक में, तो एटलीस्ट वो आपको रेट ऑफ रिटर्न दे रहे हैं अराउंड 7%। जबकि जो आपके ट्रेडिशनल बैंक है, अगर आप जैसे एसबीआई के अकाउंट में आपने पैसे पटक के रखे होते हैं हमेशा, तो वो देते हैं आपको 4 से 6% अलग अलग बैंक का। ओके, तो ये आई थिंक काफी है। हमारे पास कितने पॉइंट्स हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, हाँ, सिग्निफिकेंस में हमने देख लिए 6 पॉइंट्स, ठीक है। आई होप इजी पॉइंट रखे हैं एकदम, कोई ऐसे हाई फाई नहीं है जो आपको याद करना पड़े, सब एकदम कॉमन सेंस वाले पॉइंट्स हैं। ऑलराइट, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इनके चैलेंजेस की। सबसे पहला, मैंने ऊपर आपको जितना अभी तक समझाया, आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि इनको प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा नहीं है इनकी, लो प्रॉफिटेबिलिटी। ओके, और ये सब क्यों है? क्योंकि आपने कहा है कि 75% जो फंड्स हैं वो आप एसएलआर कोटा में, यानी कि एसएलआर के अंडर में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या ट्रेजरी बिल्स वगैरह में लॉक करके रख दीजिए। ओके, उस पे उतना ज्यादा रिटर्न आता नहीं है जितना कि कमर्शियल बैंक्स नीचे लोन देके लाते हैं, स्टूडेंट लोन, ऑटोमोबाइल, ऑटो व्हीकल्स वगैरह पर लोन। ओके, 14% तक जाता है ट्रैक्टर पे। तो उसको ज्यादा प्रॉफिट होता है ट्रेडिशनल बैंक्स को, इन लोगों को ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि उनको तो एसएलआर में इन्वेस्ट कर देना है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर ट्रेजरी बिल में। ओके, तो इसका नतीजा भी यही रहा है कि इस साल ये जो पेमेंट बैंक्स हैं, इन्होंने शो किया है कि हम लोग 516 करोड़ का लॉस हुआ है हमें। ओके, अच्छा, पहले तो यार मैं आपको एक चीज बताना भूल गया ऊपर कि हमारे पास बैंक्स कितने हैं, पेटीएम पेटीएम बैंक्स वगैरह, सॉरी पेमेंट्स बैंक। आई एम सॉरी, मेरे ना बार बार कंफ्यूजन में पेटीएम और पेमेंट ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, एक बार जरा ना साइड में प्लीज एक बार देख लीजिए। हमारे पास अभी 6 बैंक्स ऑपरेट कर रहे हैं, 6 पेमेंट बैंक्स। ठीक है, सिक्स सिक्स बैंक्स आर ऑपरेटिंग। एक तो हो गई आपका एयरटेल पेमेंट बैंक, जिसके बारे में एक करप्शन स्कैंडल मैंने आपको बताया था। इसने आपके सिम के लिए जो आप आधार कार्ड देते हो ना, उसी बेसिस पर आपका अकाउंट खोल दिया। और मैंने आपको बताया कि आधार बेस्ड जो पेमेंट आता है वो डायरेक्टली उस अकाउंट में आएगा जो सबसे लेटेस्ट होता है। तो गवर्नमेंट की तरफ से उस टाइम एलपीजी की जो भी सब्सिडी आती थी वो सीधे उस अकाउंट में चली गई, एयरटेल पेमेंट्स बैंक के। ऐसे करके उसे 90 करोड़ रुपए जुटा लिए लोगों के। और जबकि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि हमारा एलपीजी सब्सिडी का पैसा कहाँ जा रहा है, वो सोच रहे हैं आई नहीं है इस बार। जबकि इन लोगों ने ऐसा फ्रॉड किया था, फिर इन पे पेनल्टी लगी बट इनका लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ। उसी तरीके से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक रन कर रहा है, ये तो गवर्नमेंट का ही है। इसके अलावा फिनो, फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड, उसके बाद पेटीएम का, जो कि अब शायद बंद भी हो सकता है अगर इन्होंने कंप्लाई नहीं किया तो। ओके, इसके अलावा एनएसडीएल और फाइनली जियो। ये 6 बैंक्स हैं जो फंक्शन कर रहे हैं अभी एज अ पेमेंट बैंक। क्लियर? बस याद रख लीजिएगा, कहीं पूछा नहीं जाएगा, आपके खुद के नॉलेज के लिए बताया है। ओके, चैलेंजेस पे आते हैं वापस से। फर्स्ट चैलेंज हमने देखा लो प्रॉफिटेबिलिटी। सेकंड इज कि जो इक्विटी भी है इनकी, जो ये लोग इधर उधर इन्वेस्ट भी करते हैं, इस पर भी काफी लो रिटर्न मिल रहे हैं। क्यों? पहला तो आपने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि आप 2 लाख रुपए से ज्यादा ये लोग ले नहीं सकते डिपॉजिट। 2 लाख रुपए से ज्यादा डिपॉजिट ले नहीं सकते, एक तो ये रिस्ट्रिक्शन है। इसके बाद आपने एक और रिस्ट्रिक्शन लगा रखी कि 15% आपको कैपिटल रिस्क वेटेड एसेट रेशियो मेंटेन करना होगा, सीएआर। ठीक है, जबकि जो कमर्शियल बैंक्स वगैरह हैं उन पे 9% है। और बेसल नॉर्म्स जो होते हैं, बेसल 2, वो हम लोग देखेंगे रिवीजन शीट में। बेसल नॉर्म्स कहते हैं 8%, मगर इंडिया ने और प्रिकॉशन लेते हुए 9% लगाया है। और इन विचारों पर और ज्यादा प्रिकॉशन लेते हुए 15% लगाया है। तो आपने तो पूरा पैसा तो उसका लॉक करवा दिया इधर उधर। ओके, तो इनकी इक्विटी पे इनको बहुत लो रिटर्न मिलते हैं, करीब 5% तक के रिटर्न मिलते हैं इनको। नेक्स्ट इज कि सब कुछ यहाँ पर डिजिटल चल रहा है, बट क्या हम लोग नहीं जानते कि हमारे यहाँ अर्बन रूरल डिवाइड कितना है, राइट? इंटरनेट का पेनिट्रेशन कितना है लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में, राइट? सो दैट इज वन इशू। कई बार इंटरनेट सर्विस है भी कहीं पे तो बहुत ज्यादा स्लो है। ठीक है, तो दैट इज वन थिंग। नेक्स्ट इज कि लोगों ने अकाउंट तो बहुत खोल लिए,
इवन आई हैव दैट अकाउंट इन पेटीएम पेमेंट्स बैंक, बट कभी यूज ही नहीं किया मैंने। ओके, तो लार्ज नंबर ऑफ डॉर्मेंट अकाउंट्स, क्योंकि यूपीआई आने के बाद क्या हुआ कि आप अकाउंट, आपके बैंक अकाउंट से आप पेटीएम ऐप का यूज करो, बट यूपीआई से आप डायरेक्ट पे कर देते हो, तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ती कि इसके वॉलेट में ट्रांसफर करें पहले पैसे, या फिर इसके जो पेमेंट बैंक है उसमें ट्रांसफर करें, जरूरत ही नहीं पड़ती यूपीआई आने के बाद, राइट। सो लार्ज नंबर ऑफ डॉर्मेंट अकाउंट्स, दिस इज अनदर चैलेंज। अब ये जो डॉर्मेंट अकाउंट्स है ना, ये कंड्यूट की तरह वर्क करते हैं फॉर स्कैम्स एंड मनी लॉन्ड्रिंग। ओके, वही कोट कर देना वापस से, 35 करोड़ में से 31। इसके अलावा कि ये 6 बैंक ही हैं, लेकिन उसके बाद भी ना काफी कट थ्रोट कंपटीशन है। काफी कट थ्रोट कंपटीशन होता है, तो सब लोग अपनी प्रॉफिटेबिलिटी कम करते हैं और सोचते हैं कि पहले सामने वाले को कंपटीशन से बाहर कर दूं। उस चक्कर में सारे के सारे ही नुकसान में जा रहे हैं। ऑलराइट, जैसे कंपटीशन, और कंपटीशन आया किससे? स्पेशली यूपीआई से एंड दैट भारत पे। ओके, तो इनसे कंपटीशन आने के बाद इनका जो प्रॉफिट मार्जिन था वो और कम हो गया। इसके बाद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ डिफंक्ट पेमेंट बैंक। डिफंक्ट पेमेंट बैंक से क्या मतलब है? देखिए, इसमें दो चीजें हो रही हैं। एक तो बहुत ओवर रेगुलेटेड फंक्शनिंग है, ठीक है, बहुत ज्यादा ओवर रेगुलेशन कर रखा है आपने, ऑटोनॉमी बहुत ज्यादा कम है, और ये जा रहे हैं ह्यूज लॉसेस में। 500 करोड़ बहुत होता है यार, नहीं? तो इसलिए काफी बैंक अपने लाइसेंस सरेंडर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक बैंक हुआ करता था चोलामंडलम पेमेंट बैंक, उसने बंद कर दिया। सन फार्मास्यूटिकल्स ने भी अपना पेमेंट बैंक खोला था, बंद कर दिया। टेक महिंद्रा, आदित्य बिरला पेमेंट बैंक, ये सब खुले थे, इन सब ने बंद कर दिया। अब सिर्फ वो 6 ही बचे हैं जो मैंने आपको ऊपर बताए। ओके, सो 1 2 3 4 5 6, ओके, 6 चैलेंजेस काफी है हमारे लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नाउ व्हाट इज द नीड टू कोर्स करेक्शन? ओके, क्या है मतलब नीड फॉर करेक्शन? ठीक है, तो क्या स्टेप लें हम इसके लिए कि हम इसमें करेक्शन इंश्योर कर सकें? ओके, सबसे पहला, देखिए सबसे पहले तो हमें इनके लिए और एवेन्यूज ओपन करने होंगे फॉर प्रॉफिट जनरेशन। ओपन एवेन्यूज फॉर प्रॉफिट जनरेशन, यानी कि ये जो 75% पैसा हम लॉक करवा रहे हैं एसएलआर में, ठीक है, उस पे उनको उतने अच्छे रिटर्न नहीं मिल रहे हैं। ओके, उसके बाद बाकी बाकी जो 25% भी है वो हम क्या कह रहे हैं कि आप दूसरे जो कमर्शियल बैंक है उनके करेंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट्स में डिपॉजिट कर सकते हो। तो ये इससे तो सस्टेनेबल नहीं रह पाएंगे वो, राइट। तो हमें इनको प्रॉफिट जनरेशन के कुछ और एवेन्यूज ओपन करके देने होंगे। नेक्स्ट इज, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग कर सकते हैं इनकी। कैसे? लाइक आप सोचिए कि आप एसबीआई बैंक की ब्रांच में जाते हो, वहीं पर एक डेस्क पेटीएम पेमेंट बैंक ने भी लगा रखी है अपनी, ठीक है, यानी कि उसको अलग से कस्टमर अट्रैक्ट नहीं करने पड़ रहे हैं, वो कस्टमर एसबीआई के लिए तो आ ही रहे हैं एसबीआई बैंक में अपनी सर्विसेज लेने के लिए। वहीं पर आपने भी एक डेस्क लगा दी है, यानी कि एक कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉमन ऑफिस आप शेयर कर रहे हो, कॉमन इंटरनेट नेटवर्क सिस्टम कर रहे हो, ताकि आप कॉम्प्लीमेंट कर सको एक दूसरे के वर्क को, राइट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि पेटीएम की एक डेस्क लगाई जा सकती है इन एसबीआई या किसी भी ट्रेडिशनल बैंक के ब्रांच में, राइट, ताकि कस्टमर इनकी सर्विसेज के बारे में भी जाने। नेक्स्ट इज कि सबसे पहले तो हमें वो इंटरनेट पेनिट्रेशन इंप्रूव करने की जरूरत है। इंटरनेट पेनिट्रेशन इंप्रूव करने की जरूरत है, ठीक है। जबकि दिक्कत ये है कि ये जो पेमेंट बैंक में भी अभी मैंने आपको ऊपर नाम बताया, तो उसमें बड़े बड़े नेटवर्क हैं, जैसे एयरटेल है, ठीक है, जियो का भी पेमेंट बैंक है। तो वहां पर ऑलरेडी काफी टेलीकॉम जायंट्स हैं, तो उनके तो अपने खुद के नेटवर्क ही होते हैं, तो वो इंप्रूव कर सकते हैं। आप उन छोटे एरियाज में अपनी सर्विसेज इंप्रूव कीजिए, ठीक है, एसबीआई बैंक जैसे तो नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज कि इनका स्कोप बढ़ाया जाए ऑपरेशन का। ऑपरेशन से मतलब है कि ये सिर्फ एसबीआई की इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों बेचे? अगर इनके पास, इनको लगता है कि हम ज्यादा इनोवेटिवली न्यू इंश्योरेंस पॉलिसी ला सकते हैं, तो ले आइए, ठीक है, खुद की इंश्योरेंस पॉलिसी इनको बेचने दीजिए, खुद के पेंशन प्रोडक्ट्स बेचने दीजिए कि आप यहां इन्वेस्ट कीजिए तो कल को आपको ये रिटर्न मिलेंगे।
जब आप रिटायर हो जाओगे, ठीक है। तो खुद खुद के इनोवेटिव प्रोडक्ट्स इनको सेल करने की परमिशन देनी चाहिए। उसके बाद कि आप बोल रहे हो कि 2 साल से गलत सबमिशन कर रहा था पेटीएम, तो फिर आपको अपनी रेगुलेटरी विजिलेंस बढ़ाने की जरूरत है। फिर आप 2 साल से अब जाके आपको पता चला कि रेगुलेटरी विजिलेंस, ताकि कल को इस तरह के फ्रॉड ना हो। उससे क्या होता है, अल्टीमेटली तो जो कस्टमर्स हैं उन्हीं का जो ट्रस्ट है वो अफेक्ट हो रहा है ना, राइट। सो कंप्लायंस टू ई केवाईसी, ओके, एंड नो फ्रिल अकाउंट, ये जो डोरमेंट अकाउंट हैं, इनको रेगुलरली इनकी अपडेट लेनी चाहिए ताकि फ्यूचर क्राइसिस रोके जा सके। और इसी के रिस्पेक्ट में एक कमेटी बनी थी, आनंद सिन्हा कमेटी, आनंद सिन्हा कमेटी। तो आप लिख सकते हो कि इसी के जो भी रिकमेंडेशन थे उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए आरबीआई को, ठीक है। ताकि एक रिंग फेंस किया जा सके इसको, रिंग फेंस किया जा सके कि इस तरह की चीजें ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली इन बैंक्स को ऑपरेट कौन कर रहा है, जियो, ठीक है। जियो जियो ने क्या किया, आपके आधार का मिसयूज करके आपका पैसा अपने पास निकलवा लिया, ठीक है। उसी तरह से एयरटेल है, ठीक है। ये कल को अपने बिजनेस के आपका पैसा लें, ओके, और उसके बाद अपने बिजनेस में कहीं यूज ना कर लें, इसलिए, ओके। तो रिंग फेंस करने की जरूरत है इसको, यही रेकमेंड इस कमेटी ने दिया था, ओके, ताकि आप बैंक का पैसा अपने जो बिजनेस है उसमें यूज ना कर पाए, ठीक है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, ओके, चार चार 5 पॉइंट्स आपके पास वे फॉरवर्ड के लिए हो गए। चैलेंजेस में आपके पास पॉइंट्स हैं, सिग्निफिकेंस में, और ये सब कंडीशंस है। ये जो कंडीशंस है ना, ये मोस्टली आपको प्रीलिम्स में हॉन्ट करेगी, ओके। ये मोस्टली, ये जो ये वाला पार्ट है ना, ये आपको प्रीलिम्स में ज्यादा हेल्प करेगा, ओके। ऊपर हमने सिर्फ रीजंस और एक्शन जाने आर पेटीएम बैंक का जो भी सीन हुआ है, okay. So I hope you like this session. So that's it for this session. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.